आप लोग क्लास 7 में हैं और अभी आप लोग एसएसटी पढ़ रहे हैं और एसएसटी के तहत आप लोग अभी अध्याय संख्या 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है और यह इतिहास के अंतर्गत यानी कि हिस्ट्री के तहत आता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वो सारी जहां पर हम लोगों ने पिछले क्लास को विराम दिया था, यानी कि इस अध्याय में अभी तक हम लोगों ने 3 कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को देखा है जो अभी तक आप लोगों के पाठ्यक्रम के अनुसार इस पुस्तक में आया है। पृष्ठ संख्या अभी तक हम लोग 14 से 15 तक आ चुके हैं, यानी कि पृष्ठ संख्या 14 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग 15 नंबर पृष्ठ पर हैं, जो आप लोग सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं और यह आप लोग अपने पुस्तक में तो देख ही सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वहीं से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का। ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, इसका जो अब प्रशासनिक जो पहलू है अब हम लोग उसकी बात करेंगे, यानी कि अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या यहाँ पर। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला लिखा हुआ है द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड भक्ताज एंड फर्दर इनटू वैश्याज। ये जो किंगडम जो थे, ये जो साम्राज्य थे, वो डिवाइड होते चले गए अलग अलग चीजों में, चाहे वो अलग अलग चीज अलग अलग प्रोविंस में, अलग अलग कहें तो अलग अलग क्षेत्र में, या अलग अलग तरीके से इन लोगों का डिवीजन हो गया, अलग अलग तरीके से ये लोग खंडित हो गए, जिसको भक्ताज यानी कि भक्त भी कहते थे, या फिर फर्दर आगे चल के ये वैश्याज यानी कि वैश्य वगैरह, इन सारे चीजों में इन लोगों का टूटना हो गया। इन सारे चीजों में ये लोग अलग अलग बन गए, अलग अलग जाने लगे। द गवर्नर वाज इन चार्ज ऑफ द भक्ताज एंड द वैश्यपति लुक्ड आफ्टर वैश्य। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो भक्त बने, भक्ताज बने और जो वैश्याज बने, अब इन लोगों को कौन नियंत्रित करता था? तो जो भक्त के जो नियंत्रक थे उनको गवर्नर कहा जाता था और जो वैश्य के नियंत्रक थे उन्हें वैश्यपति कहा जाता था। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द विलेज वाज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अंडर द विलेज हेडमैन सपोर्टेड बाय विलेज कमिटी। जो गांव था वो छोटा छोटा प्रशासनिक क्षेत्र था, प्रशासनिक खंड था, जिसको अंडर द विलेज हेडमैन, जिसको गांव का एक मुखिया जो है उसको नियंत्रित करता था, उसको नियंत्रण में रखता था, जिसको गांव का जो आयोग है उसका समर्थन करता था। यानी कि गांव के लोगों के द्वारा बनाया गया एक आयोग, उस आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया एक गांव का मुखिया, गांव का हेडमैन जो है वो गांव को नियंत्रित करता था और गांव जो है वो स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के तौर पर जाना जाता था। गांव जो है वो छोटे प्रशासनिक खंड के तौर पर जाने जाते थे। द किंग ऑफ द न्यूली इमर्ज्ड किंगडम अडॉप्ट हिज साउंडिंग टाइल्स सच एज महाराजाधिराज एंड त्रिभुवन। ये जो अलग अलग जो किंग थे, जो नए नए किंगडम के जो बन रहे थे, नए नए साम्राज्य के जो किंगडम बन रहे, नए नए किंगडम, नए नए साम्राज्य के जो किंग बन रहे थे, जो राजा बन रहे थे, उन्होंने अपने लिए नए नए शब्द का प्रयोग शुरू करवाया, चाहे वो महाराजाधिराज की बात हो, टाइटल की बात हो, या फिर त्रिभुवन की बात हो। ये सब शब्दों का प्रयोग इन लोगों ने अपने शासनकाल में करवाया, यानी कि महाराजाधिराज हो, त्रिभुवन हो, ये सब शब्द जो हैं वो नए नए शासकों के समय में शासकों के द्वारा शुरू किए गए, ताकि ये सब चीज से इनको और ज्यादा अपना जो प्रसिद्धि है, अपना जो राजशाही है वो महसूस हो सके, ऐसा इन लोगों को लगता था। He was advised by the council of ministers such as foreign minister संधि विग्राक्ष, स्टोर हाउस इंचार्ज, भंडार गृह, फोर्ट इंचार्ज कोटापाल, कमांडर ऑफ आर्मी महासेनपति, रॉयल प्रीस्ट, राजपुरोहित। अब यहां पर आगे क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट कह रहा है कि ही वाज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो राजा होते थे, जो किंग होते थे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि अपने मंत्रिमंडल के द्वारा या फिर
जो मंत्रियों का जो समूह है उनके द्वारा इन लोगों को एडवाइस मिलता था, उनके सलाह पर ये लोग अपना कार्य करते थे। अब वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें फॉरेन मिनिस्टर हो जिन्हें संधि विग्राक्ष कहा जाता था, विग्राहिका कहा जाता था, चाहे वो स्टोर मैनेजर हो जिन्हें जिन्हें भंडारगृहिका कहा जाता था, चाहे फोर्ट इंचार्ज हो जिसे कोतवाल कहा जाता था, चाहे कमांडर ऑफ आर्मी महासेनापति हो या फिर रॉयल प्रिस्ट राजपुरोहित हो, इन सब यानी कि ये सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे जो अलग अलग मिनिस्ट्री थी, अलग अलग लोग थे, इनके आदेश या फिर इनके लिए सुझाव के अनुसार जो राजा था वो अपना आदेश, वो अपना ऑर्डर, वो अपना कार्य किया करता था। The king maintained his own army as well as dependent upon the feudatories for the troop and armament of the time of the war। जो राजा थे वो अपना भी जो आर्मी था, सैन्य बल था, उसको रखते थे और साथ ही साथ जब जरूरत पड़ता था लड़ाई के समय में तो ये बाहर से भी, दूसरों से भी आर्मी यानी कि सैन्य बल लेते थे ताकि वो अपने लड़ाई को और आसानी से और अच्छे तरीके से लड़ सके। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो राजा थे वो अपना भी आर्मी रखते थे, अपना भी सैन्य शक्ति, अपना भी सैन्य बल रखते थे, साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर लड़ाई के समय वो बाकी सैन्य बल, दूसरे से भी सैन्य बल लेकर या फिर दूसरे से भी हथियार औजार लेकर कार्य किया करते थे, लड़ाई किया करते थे। छठा पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट जो है, जो लास्ट पॉइंट है इस एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट का, वो कह रहा है कि द किंग गेव ग्रांट टू लैंड टू मेनी ऑफ हिज लेसर किंग्स और फ्यूडल लॉर्ड्स इंस्टीड ऑफ सैलरीज एज हिज पावर डिक्लाइन ग्रेजुअली। अब ये जो राजा था वो जो लेसर किंग यानी कि जो इससे छोटे राजा थे जिनकी शक्ति उतनी नहीं थी या फिर जो अलग अलग लोग थे जो इनके अंतर्गत रहते थे, उनको ये क्या देता था, तो पैसा न देकर यानी कि सैलरी न देकर, जो चीजें थी, जो सैलरीज वगैरह था वो न देकर वो जमीन दे दिया करता था। ये जो राजा था वो अपने से लेसर किंग यानी कि अपने से नीचे वाले लोगों को, अपने से नीचे वाले राजाओं को या फिर अपने से नीचे वाले जो लोग थे, चाहे वो अलग अलग मंत्रिमंडल के लोग हों, उन लोगों को ये सैलरी न देकर जमीन दे दिया करता था, जो बाद में इसी के पतन का कारण बना, डिक्लाइन का कारण बना। सैलरीज एज इज पावर डिक्लाइन ग्रेजुअली, जैसे जैसे ये देता गया अलग अलग क्षेत्र जो है वो अलग अलग के पास चलते चले गए तो इसका शक्ति भी गिरता चला गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने देखा ये 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 और ये 6। पहला हम लोगों ने देखा कि कैसे अलग अलग प्रोविंस में बढ़ते चले गए, चाहे भक्त हो चाहे वो वैश्य हो। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि विलेज जो है वो स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनता चला गया, जहां पर विलेज कमेटी के द्वारा विलेज हेडमैन यानी कि मुखिया की नियुक्ति होती थी। जो किंग है वो अपने लिए महाराजा धीराज त्रिभुवन जैसे नामों का उच्चारण करवाया लोगों से या फिर अपने आप को संबोधित करवाया। ये लोग जो हैं, ये जो किंग थे, इन लोगों को अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से राय मशवरा लेना पड़ता था ताकि वो और अच्छे तरीके से आगे चले, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे फोर्ट इंचार्ज हो, चाहे वो कमांडर ऑफ आर्मी हो, चाहे वो राजपुरोहित रॉयल प्रिस्ट हो, चाहे वो स्टोर हाउस इंचार्ज हो, इन सारे लोगों से ये लोग अपना राय मशवरा करते थे। द किंग मेंटेन हिज ओन आर्मी, राजा अपना भी सैन्य शक्ति, सैन्य बल रखता था और जरूरत पड़ने पर दूसरों से भी सैन्य शक्ति, सैन्य बल या फिर कहें तो आर्मामेंट यानी कि औजार हथियार वगैरह लिया करता था। द किंग हैव ग्रांट टू, और जो राजा था वो अपने लोगों को, अपने से लेसर लोगों को, अपने से जो कम शक्ति वाले जो लोग थे जो इनके अंदर में काम करते थे, उन लोगों को ये सैलरी न देकर जमीन लिख दिया करता था, जो बाद में इसी के पतन का कारण बन गया। अब हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ की, बात हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट की बात हो गई। अब हम लोग इसी पृष्ठ संख्या 15 पर बात करेंगे सोशल लाइफ की, यानी कि सामाजिक जीवन की बात करेंगे, सोशल लाइफ की बात करेंगे कि आखिर ये सोशल लाइफ इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में क्या है, क्या इसका कहना है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया हुआ है। द राजपूत वेयर अ पार्ट ऑफ द क्षत्रिय वैरियर क्लास विद इन द कास्ट सिस्टम। अगर हम लोग जातिगत प्रणाली की बात करें, अगर हम लोग जाति प्रणाली की बात करें तो राजपूत जो है वो क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 वर्ण होते हैं, हिंदू,
मान्यता के अनुसार 4 वर्ण होते हैं, जिसमें जो क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण से ही राजपूत निकले हुए हैं, या फिर कहें तो राजपूत जो है वो क्षत्रिय वर्ण यानी कि वॉरियर क्लास में ही आते हैं। यहाँ पर 4 वर्ण जो है वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय हैं, वो वैश्य हैं और वो शूद्र हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से क्षत्रिय वर्ण से या फिर कहें तो क्षत्रिय कास्ट सिस्टम से, क्षत्रिय जातिगत प्रणाली से ही, वर्ण व्यवस्था से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई, या फिर राजपूत जो है वो क्षत्रिय होते हैं। और क्षत्रिय का मतलब होता है वॉरियर क्लास, जो कि योद्धा होते हैं। Most of the Rajput ruling class claimed their lineage from either fire, sun or moon. Most of the Rajput ruling class claimed their lineage from either fire, sun or moon. ये जितने भी अधिकांश जो राजपूत शासक थे या फिर राजपूत जो रूलिंग क्लास जो था, वो अपने आप को या फिर most of the Rajput ruling class claimed their lineage from either fire, sun or moon. आग, चंद्रमा या फिर सूरज, इन सारे चीजों से ही अपने आप को, अपने शासन व्यवस्था को निर्धारित करता था या फिर बताता था। दे इंजॉयड हाई स्टेटस विद इन द सोसाइटी, और समाज में भी इन लोगों को एक उच्च दर्जा मिलता था। क्योंकि अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में माना जाता है कि जो ऊपर का, अगर शरीर के हिसाब से बात करें तो शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है, जो मस्तिष्क वाला हिस्सा है, या फिर कहें तो जो सोचने और जो ब्रेन वाला जो हिस्सा है, वो ब्राह्मण क्लास को डिनोट करता है, जबकि जो छाती वाला हिस्सा है जो वॉरियर क्लास को डिनोट करता है, इसको क्षत्रिय वर्ण कहते हैं। जबकि पेट, जो उदर वाला जो होता है, जो कमर से ऊपर का होता है, ये वैश्य होते हैं, और जो कमर से नीचे वाले जो होते हैं उन्हें वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र कहा जाता है। अगला, और यह भी माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कि हर व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण है, हर व्यक्ति जो है वो क्षत्रिय है, हर व्यक्ति जो है वो वैश्य है और हर व्यक्ति जो है वो शूद्र है, क्योंकि सबके पास ब्रेन से लेकर, छाती से लेकर, उदर यानी पेट से लेकर पैर के नीचे यानी कि कमर के नीचे वाला जितना भी हिस्सा है सब होता है। इसीलिए ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार एक शरीर को इस तरीके से 4 वर्णों में बांटा गया है, जिसमें से क्षत्रिय जो है वो वहीं से राजपूत जो है वो अपने आप को देखते हैं, और राजपूत को एक हाई स्टेटस मिला हुआ है जातिगत प्रणाली के आधार पर हमारे समाज में। अ न्यू क्लास ऑफ क्लरिकल स्टाफ इमर्ज कॉल्ड द कायस्थ, और इसके बाद एक क्लरिकल यानी कि जो लेखन वगैरह करने का जो एक अलग जाति या फिर एक अलग वर्ण जो है यहीं से निकला, जिसको हम लोग कायस्थ कहते हैं। ये भी जातिगत व्यवस्था के अनुसार एक अलग जाति है। The position of women declined during the period and many evil practices such as polygamy, sati, child marriage etc. prevailed। और धीरे धीरे और इसी के समय अगर देखें तो पोजीशन ऑफ वुमेन, जो महिलाओं का जो स्थान था वो भी गिरता चला गया, वो भी गिरा, और बहुत सारे कुव्यवस्था या फिर कहें तो कुप्रथा जो है, गलत प्रथा जो है, एविल प्रैक्टिसेस जो है वो महिलाओं के प्रति हुए, चाहे वो सती प्रथा की बात हो, चाहे वो बाल विवाह की बात हो, चाहे वो बहुत सारे विवाह की बात हो, बहु विवाह की बात हो, ये सारी चीजें जो हैं ये महिलाओं के साथ हुआ। महिलाओं का यहाँ पर शोषण हुआ, महिलाओं का यहाँ पर क्या हुआ, तो बहुत सारे एविल प्रैक्टिसेज हुए। सती प्रथा, सती प्रथा का मतलब था कि अगर शादीशुदा महिला है, अगर उसका पति मर जाता है तो महिला को भी अपना प्राण त्यागना पड़ता है, चाहे वो आग में बैठकर करे तो प्राण त्यागना पड़ता है। ये सती प्रथा था, यानी कि पति के मरने के बाद महिला को जीने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उसको भी स्वेच्छा हो या फिर न हो उसको मरना पड़ता था। ये सारी चीजें थी सती प्रथा की। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, बच्चे में ही विवाह कर देना। बहु विवाह यानी कि एक से ज्यादा या फिर बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे पुरुषों के साथ एक महिला का विवाह करा देना जबरदस्ती। ये सारी चीजें जो थी ये इल प्रैक्टिसेस था, जो कुप्रथा था, जो महिलाओं के साथ उस समय हो रहा था या फिर कहें तो होना शुरू हो गया था। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 15 से आते हैं पृष्ठ संख्या 16 पर, और अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था का, कि अर्थव्यवस्था का क्या हालचाल था इस
ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के समय या फिर इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के आधार पर। तो इकोनॉमी की बात करते हैं, तो लिखा हुआ है 3 पॉइंट है यहाँ पर, 1 2 3। अर्थव्यवस्था की बात करें, हम लोग सोशल लाइफ की बात कर लिए, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली, अब हम लोग इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। तो ट्रेजरी वाज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स रेवेन्यू। जो आय था, जो पैसा था, जो पैसे का जो साधन था, वो बेसिकली या फिर शुरू में कहें तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर पर निर्भर था, कृषि पर निर्भर था। बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। चाहे वो आंतरिक व्यापार हो, चाहे वो बाहरी व्यापार हो, चाहे वो देश के भीतर व्यापार हो या फिर दो देशों के बीच में व्यापार हो, ये सब इस समय चल रहे थे, ये सब हो रहा था। शेयर दिस और ट्रेड गिल्ड कैरिड आउट ट्रेडिंग एक्टिविटी। शेयर दिस के नाम से या फिर ट्रेड गिल्ड जो थे वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कर रहे थे, यानी कि व्यापारिक कार्य को कर रहे थे। ट्रेड प्रिवेल्ड विद साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड द मेडिटेरेनियन एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये जो भारत का जो व्यापार था वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ, यानी कि एशिया महादेश के साउथ ईस्ट, बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन है यानी कि जो दक्षिण पूर्वी देश है उससे, चाइना एक देश है उससे, मेडिटेरेनियन और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो मेडिटेरेनियन सी से जुड़े हुए जो देश हैं, चाहे जो पश्चिमी देश हैं, इन सारे के साथ भारत का व्यापार हो रहा था इस समय। तीसरा पॉइंट कह रहा है इंडिया एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन एंड इंपॉर्टेंट हॉर्सेज एंड प्रेशियस मेटल। भारत जो है वो निर्यात कर रहा था, यानी कि दूसरे देशों को बेच रहा था, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मसाला हो, चाहे वो महंगे महंगे पत्थर हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो अलग अलग धातु हो, इन सारे चीजों का भारत निर्यात कर रहा था, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा था, यानी कि बेच रहा था, जिससे भारत को या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय इकोनॉमी को फायदा हो रहा था। फैक्ट फाइल के तौर पर हम लोग एक तथ्य देखते हैं, लिखा हुआ है द अरेबिक फोक टेल्स, द अरेबियन नाइट एंड नजर अफसाना वेयर कंपाइल्ड इन AD 950। ये जो अरेबिक फोक टेल है, जो लोक नृत्य है या फिर लोक कहानी है, अरेबिक लोक कहानी जो जिसका नाम है द अरेबियन नाइट कह लें या फिर इसी को नजर अफसाना कह लें, ये भी इसी दौरान यानी कि इसी काल में 950 AD के समय कंपाइल हुआ, यानी कि 950 AD के समय ये भी बना था। अब हम लोग बात करेंगे राइज ऑफ द राजपूत क्लैंस की, यानी कि राजपूत क्लैंस के राइज उत्पत्ति की बात करेंगे, लेकिन इस उत्पत्ति की बात की शुरुआत और सारी चीजें हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो इन सारी चीजों की बात और भी बहुत सारी बातें करेंगे इस अध्याय में जो आप लोगों को पढ़ना है। तो इस कक्षा को अब यहीं पर देते हैं विराम, तब तक के लिए धन्यवाद।